Hello, good evening, everyone. Uh, Sunday 8 p.m. with Artist of Healing with me, Muhammad Arkam Khan, and today my guest is Dr. Pankaj Agarwal, sir. He don't need any introduction. Everyone know him. He is one of the renowned homeopathic physician. और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हर संडे मेरे जो गेस्ट रहेंगे वो ऐसे ही लोग रहेंगे जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस बेड साइड पे ही प्रैक्टिकल उनका चलता है। और मेरे जितने भी गेस्ट आएंगे मेरी कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लिनिकल एक्सपीरियंस बेड साइड यूजेस जो यहाँ बंगाल होम्योपैथिक में होता है, और जो एलएम खान सर हमेशा कहते हैं कि जो भी पढ़ाना है, जो भी बताना है, क्लिनिकल बेड साइड को लोगों के ऑडियंस के सामने ला के रख दो। तो पहले मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, मैं सीधा उनको ज्वाइन करता हूँ सर को। वेट अ मिनट सर, ज्वाइन नाउ। सर ज्वाइन नाउ। गुड इवनिंग अंकल, गुड इवनिंग। हाउ आर यू सर? गुड, बहुत अच्छे हैं। मेरी आवाज आ रही है ठीक आपको? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, क्लियरली ऑडिबल सर। हाँ, तो सर एक जो ऑडियंस जो ज्वाइन किए हैं, और आपका इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सब जानते हैं वैसे ही, फिर भी एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम जो ऑडियंस ज्वाइन किए उनको मैं बताऊं। सर इज अ डॉक्टर पंकज अग्रवाल सर इज अ renowned homeopathic physician, researcher and teacher. He is practicing more than 32 years, and over the hundred of cases has been cured by him. And he is a specialist in chronic disease, especially chronic diseases like cancer, renal failure, and every cases. Homeopath physician treat all the cases, whatever may be the disease. And in his 33-year tenure of successful homeopathy, many students be successful homeopathy doctor, and in a few days ago, 2 days ago,
सोशल अवार्ड दिया गया कि कोविड के वक्त जब सब डॉक्टर लोग बहुत परेशान थे, उस वक्त सर ने कोविड के केसेस देख के उन्हें ठीक किया, जहां पर लोग कोविड के पेशेंट से दूर जा रहे थे, लेकिन सर की फाइट किए इस पेंडेमिक में, और अपना फैमिली के और अपने बिना सोचे अपने परवाह किए लोगों को सर्व किया। और सर को अभी 2 दिन 3 दिन पहले सर को अवार्डेड दिया गया इसी चीज के लिए, सोशल के लिए और कोविड के केसेस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। और सर ने डीएचएमएस कंप्लीट किया था 1987 में। 1991 में डिप एनआईएच सर ने किया, और एमए इन साइकोलॉजी और एमडी फ्रॉम जयपुर इन 2005, एंड नाउ सर इज पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी। और अवार्ड्स होम्योपैथिक फील्ड में रिसर्च पेपर के लिए इंटरनेशनल लेवल में सर को मिला है, और बहुत सारे टीवी शो और रेडियो शो में भी सर ने होम्योपैथिक को बहुत प्रमोट और सम्मान किया है, जहां पे होम्योपैथिक की बहुत आफ्टर द कोविड होम्योपैथिक के बहुत सारे लोग ने इम्पोर्टेंस जाने हैं, और उसमें सर ने भी बहुत सर्व किया है लोगों को, स्पेशली कोविड के वक्त में। तो सर आज का सेशन जो है पूरे आपके ऊपर है, आपके लिए है, और फीवर के आपने फेलियर ऑफ फीवर केसेस के ऊपर आपका टॉपिक है। तो जितने भी लोग हैं जो यहाँ सुन रहे हैं और बाद में भी जो सुनेंगे, उनके लिए सर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर। गुड इवनिंग एवरीवन, जो लोग भी मेरे को सुन रहे हैं और या बाद में भी सुनेंगे। तो मुझे लगता है कि जो सबसे अच्छा इंट्रोडक्शन एक होम्योपैथिक फिजिशियन का हो सकता है, वो यही हो सकता है कि वो अभी भी स्टूडेंट है होम्योपैथी का, क्योंकि इतनी सारी बातें क्लिनिक पे बैठ कर के ये पता चलता है कि ये हमसे नहीं हो पा रहा है। और आज जो बात मैंने आप लोगों के साथ सोची डिस्कस करने की, कि अभी पिछले रिसेंट 2-3 महीने में सक्सेस की बात तो हम सभी के पास है। हम सभी को होम्योपैथी से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और हम सभी ने कोविड में और उसमें बहुत सारी क्रॉनिक कंडीशंस में बहुत सारे केसेस हम सभी लोग देखते हैं, और हमारे को एक बहुत फेयर गुड नंबर में सक्सेस मिलता है। लेकिन एक डिफिकल्टी आता है जब केस एक ठीक नहीं होता है। जैसे कि मैंने आज बात हो रही थी जब मेरी, तो मैंने कहा हम कुछ टॉपिक रखते हैं जो पिछले रिसेंट 2 महीने में 3 महीने में मैंने ये देखा कि कहाँ पर मेरा एक मिजरेबल फेलियर है, जहाँ पर बहुत कोशिश के बाद सारे तरीके, सारे मेथड, सब तरह की बातें जितनी देखी, सुनी, सीखी, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। एक दो ऐसे 2 केस हैं फीवर के जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ आज। तो हुआ ये कि 2 केस हैं, मैं एक फीमेल का केस है, एक मेल का केस है। तो एक मेल का केस जो आया पहले, वो इलेक्ट्रिशियन है और बिजली का अपना कुछ काम करते हैं, काफ़ी फिजिकल एक्सर्शन और इस तरह की बातें उनके साथ रहती हैं। तो गर्मी है, इस मौसम में भी काम करना है, बहुत सारी जगह पे ऊंच नीच चढ़ना है, गिरना है, कहीं कोई करंट भी लगता होगा, कहीं चोट भी लगता होगा, सभी तरह की चीजें होती हैं उनके साथ। तो उन्होंने कहा आके कि मेरे को फीवर हुआ है। अच्छा ठीक है, फीवर से जैसे हम सभी लोग एक एनामनेसिस की बात करते हैं। अच्छा ये बताओ कि भाई कौन सी बात कर रहे हैं आप एनामनेसिस के अंदर? जब देखा तो उससे पहले क्या हुआ? तो उससे पहले उनको कुछ जुकाम खांसी हुआ था, और उसके लिए उनको कुछ दवा दिया गया था, तो वो ठीक हो गया। मतलब वो ज्यादा लंबा चला नहीं, बीच में ही ठीक हो गया, लेकिन उसके कुछ दिन के बाद उनको फीवर आ गया। अब वो
फीवर जो है कितना भी कोशिश कर रहे हैं जा नहीं रहा है दवा देके, कम हो जाता है, ऐसा लगता है ठीक हो गया, एक समय में नहीं आएगा, शाम के बाद में फिर शुरू हो जाएगा, ऐसा सिलसिला चल रहा है। अब वो कई हफ्ते हो गए हैं, 4 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, टेस्ट करा लो, कोई टाइफाइड तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, कुछ भी नहीं आ रहा है। वो बार बार एक कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको ना गले में दर्द होता है, और वो गले का दर्द यहां से गले से शुरू होके कान की तरफ जाता है। कभी उनको राइट साइड होता है, कभी उनको लेफ्ट साइड होता है। गला देख रहे हैं तो गले में कोई भी ऐसा कंजेशन, कोई इन्फ्लेमेशन, किसी तरह का कोई ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं है कि उनको कोई सोर थ्रोट है, उनको कोई फेरिंजाइटिस है। अब हम लैरिंग्स तो देख नहीं सकते हैं बाहर से एग्जामिन करते हुए सिंपल टॉर्च से, बट क्योंकि उनकी आवाज ठीक है, आवाज में अभी कोई इतना फर्क नहीं आया, तो इसका मतलब लैरिंग्स जो वॉइस बॉक्स है, साउंड बॉक्स है, वो ठीक है उनका, इतना कोई मेजर वहां पे कुछ नहीं हुआ, नहीं तो आवाज बैठ जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। और कान में जा रहा है दर्द। अब बात नहीं समझ में आ रही है, धीरे धीरे क्या होना शुरू हुआ उनके साथ कि उनकी आवाज भी ऐसी जैसे जितनी एक मेल की लाउड वॉइस होनी चाहिए उस तरह का नहीं है, बहुत मफल्ड साउंड हो गई, बहुत हल्की आवाज हो गई उनकी। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर ये लगा कि भाई कुछ बात समझने में गड़बड़ हो रही है। थोड़ा एक्सटेंसिव टेस्ट कराए उनके, तो एक्सटेंसिव टेस्ट कराए, तो जब रिपोर्ट सामने आई तो उनका देखा गया कि अब गला है, गले में क्या क्या हो सकता है, गले में फेरिंग्स हो सकता है, लेरिंग्स हो सकता है, विंड पाइप हो सकता है, इसोफेगस हो सकता है, टॉन्सिल्स हो सकता है, और थायराइड पैराथायराइड हो सकता है। तो वो सारी बात को ध्यान में रखते हुए उनका थायराइड का भी टेस्ट कराया। थायराइड का टेस्ट कराया तो उनका टीएसएच लेवल बहुत कम आया और T3 T4 लेवल बहुत ज्यादा रेज्ड आए, बढ़े हुए आए। तो वो पेशेंट का धीरे धीरे भूख खत्म हो गया, धीरे धीरे भूख नहीं लग रहा है तो उसका वेट लॉस होना शुरू हो गया, उसको बहुत सारा एंजाइटी की बातें उसमें देखने में आने लगी, ऐसी वाली सारे सिम्टम मिल रहे थे। बट कोई बहुत पैल्पिटेशन मिल रहा है, कोई ट्रेमर्स मिल रहा है, ऐसी बातें नहीं मिल रही थी केस के अंदर। बट वो बड़ा कंसर्न था कि इतना वेट लॉस हो रहा है। अब पेशेंट के फैमिली में हिस्ट्री है कैंसर की, उसके यंगर सीए ब्लैडर होके चुका है। अच्छा भाई ठीक है, थोड़ा एक्सटेंसिव भी और थोड़ा रेडियोग्राफिकल एग्जामिनेशन में जाया जाए, तो उनका सीटी हुआ थ्रोट का, और उसमें देखा गया कि भी किस तरह की बात है। तो हमें एक बल्कि एक तरह से थोड़ा सा एनग्रॉस्ड हमारे को थायराइड मिला उनका। तो कुल मिला के जो प्रेजेंटेशन था वो कैसा था, एक थायराइडाइटिस का प्रेजेंटेशन था। थायराइड का एक इन्फ्लेमेशन हो गया है। अब थायराइड का इन्फ्लेमेशन को दो दिशाओं में देखना जरूरी है, एक कि वो सेबिक्यूट थायराइडाइटिस है सिंपल, या वो थायरोटॉक्सिकोसिस में चला गया। तो ये दो बातों को देखने के लिए आपको स्कैन करना पड़ेगा। अभी जो बात मैं कर रहा हूं वो ये बात कर रहा हूं कि हम किस तरह से डिजीज डायग्नोसिस को देखते समझते हैं, कोई दूसरे डॉक्टर कैसे देखते हैं। तो वो वाली सारी बात को देख के एक मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं, अच्छे फ्रेंड हैं, उनका नाम भी डॉक्टर पंकज चौधरी है, तो उनसे मैंने कंसल्ट करके मैंने कहा ये सब केस भेज रहा हूँ, जरा सा एक बार थोड़ा सा एडवाइस करिए क्या करना है। तो वो भी फिक्स में है कि ये थायरोटॉक्सिकोसिस लिया जाए, चलो कैंसर तो रूल आउट हो गया, या फिर हम थायराइडाइटिस की तरफ जाएं। तो स्कैन पेशेंट का अभी तक भी नहीं हो पाया, कहीं डेट नहीं मिली, वो आसानी से टेस्ट होता नहीं है, कहीं प्राइवेट में होता है तो बहुत कॉस्टली है, पेशेंट को अफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो वहां करे। तो किसी तरीके से सारी बातें देख करके अब यहाँ हमारी बात आती है कि मैंने देखा कि हमारा जो भी फीवर देखने का एंगल होता है सब कुछ फेल किया, छोड़ दो। अगर हम इसको बिल्कुल प्रैक्टिस मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो समझने की बात क्या है कि कहीं पे भी इस मौसम में, दिल्ली का मौसम इस समय किस तरीके का है कि अचानक से बहुत गर्मी है, हम लोग एसी में जाके बैठ गए, हमने बहुत जल्दी से एकदम पसीनों में आके बड़ा हीटेड बॉडी के अंदर ठंडा पानी हमने पी लिया। खासतौर से उनका तो वर्किंग ऐसा ही था जिसके अंदर वो इस तरह की हीटेड बॉडी में है, स्वेट में है। अब उनको ऐसा इस मौसम में यहाँ खूब जुकाम होना, सोर थ्रोट होना बड़ा कॉमन बात है, और उसकी वजह से फीवर भी आ जाता है। फीवर की बात कुछ ऐसी हो गई आज की डेट में कि फीवर मतलब पैनिक, नॉट फॉर पेशेंट बट टू फैमिली, टू डॉक्टर, एवरीवन। तो
अचानक से उनका, जब हम एनामनेसिस में जाते हैं इस केस में, तो अचानक से इतना जल्दी से जुकाम ठीक हो जाना कुछ डाउट क्रिएट करता है। और जब हम थायराइडाइटिस के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं तो होता यही है उसके अंदर कि कॉमन कोल्ड, सिंपल कोल्ड कोराइजा, अगर वो अचानक से ठीक हुआ, कुछ भी आपने कुछ अदरक का चाय पी लिया, तुलसा जी का चाय पी लिया, या कोई दूसरा दवा खा लिया, और बड़ा कॉमन होता है इनका कि कोई भी हमने ऐसी कॉमन कोल्ड की दवा खा ली, मेरी भी दवा खा ली, दूसरी भी दवा खा ली, ऐसा सब लोग बहुत कॉमनली करते हैं यहाँ पर लोग। वो जो अचानक से ठीक हुआ, इस सिचुएशन में वो जो कॉमन कोल्ड का सिंपल वायरस है, वो आपके थ्रोट के किसी भी स्ट्रक्चर को हार्म कर सकता है। और यहां इस केस में उसने थायराइड को हार्म कर दिया, और वो एक पोस्ट कोल्ड कोराइजा थायराइडाइटिस डेवलप हो गया। ऐसा क्यों होगा? ऐसा तो होना नहीं चाहिए। इसका मतलब एक बहुत बड़ा इम्यूनिटी फेलियर है, एक बहुत बड़ा प्रेशर हुआ है वाइटल फोर्स के ऊपर, कि वाइटल फोर्स इतने वाइटल इंपॉर्टेंट ऑर्गन को सेव नहीं कर पाया। उसको ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि बीमारी को यहीं रखो भाई, इससे ज्यादा खराब जगह ना चला जाए, ब्रेन में ना चला जाए, कहीं ऐसी जगह ना चला जाए। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो बहुत सारे फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में था वो पेशेंट, अभी भी है। बहुत सारा फिजिकल एक्सर्शन उसको करना है, उसके 2 बेटे हैं, बट वो उसको मॉरली फाइनेंशियली जितना सपोर्ट करना चाहिए, बल्कि उसका कॉन्ट्ररी है, किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं है। थायराइड एक प्रोटेक्शन का ग्लैंड है, उसका प्रोटेक्शन ही चला गया। अगर हम थायराइड का शेप देखें तो वो ऐसा है जैसे कि शील्ड होती है, जैसे कि ढाल होती है, उस तरह की शेप का ऑर्गन होता है। और वो हमें बहुत सारे तरह के वेदर को लेके, इसको लेके बहुत सारी जगह पे हमको शील्ड करता है, क्योंकि हमारे पूरी बॉडी का मेंटेन करने के अंदर बहुत हेल्प करता है। और ह्यूमन लाइफ के अंदर राइट फ्रॉम द डे 1, जब उसकी अपनी जाइगोट फॉर्मेशन हो जाती है इन द वूम ऑफ द मदर, 2 हार्मोन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं। एक होता है थायराइड और दूसरा होता है इंसुलिन। हार्मोन के बिना हम लाइफ नहीं देखते हैं, अगर हम बहुत मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करें तो वो पेशेंट का लाइफ का सिचुएशन ऐसा रहा कि बहुत छोटे में उसके फादर की डेथ हो गई ट्यूबरक्लोसिस ब्रेन से, और कहीं काम करना सीखा, कुछ बिजली का काम सीख लिया, तो कुछ ना कुछ किया, कहीं सक्सेस हुए, लेकिन बहुत फाइनेंशियल लॉसेस हुए, ऐसे करके उसकी लाइफ में इस तरह का बहुत कुछ था। तो जब मैंने देखा कि इसके साथ तो जहां देखो बस ऐसा ही था, तो इतना टिपिकल मोंटेना पॉजिटिव मिला, उसका नोज कोल्ड, हाथ पांव ठंडा। तो उस सिचुएशन को देख करके मैंने कहा सब साइड पे रखो भाई, गड़बड़ यहां है। और अपना जो एक दवा है आर्मी का मोंटेना, उसको मैंने एलएम पोटेंसी के अंदर शुरू किया, लेकिन बड़ा ग्रेजुअल रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ केस के अंदर। जो दर्द के मारे परेशान था, वो दर्द का उसका गोली अब बंद हो गया, अब उसको इतना फीवर नहीं आ रहा है, अब उसको भूख लगने लगी है, अब उसका वेट गेन होने लगा है। अभी टेस्ट नहीं हुआ। तो मेरे बताने का ये मतलब है कि हम केसेस में कई बार ऐसा फंस जाते हैं अपनी बायसनेस की वजह से। हमारा अपना जो एक प्रेजुडिस है कि फीवर है, गले में दर्द है तो गला ही खराब होगा, हमारा बहुत सारी जगह पे प्रैक्टिस करते करते हमारा एक ऐसा प्रेजुडिस डेवलप हो जाता है कि हम ऐसी सिचुएशन को एंटिसिपेट नहीं कर पाते कि कुछ ऐसा भी हो सकता है जो रेयर है, हमेशा कॉमन ही होगा, हर केस में ऐसा नहीं होता है। इसी तरह से एक और केस है फीमेल का, उस केस में भी यही हुआ। 45 इयर्स की एज है फीमेल की, इतना बैकग्राउंड इतना खराब नहीं है कि जिसको लेके हम कहें कि भाई बहुत फाइनेंशियल डिस्ट्रेस रहे, बस हाँ इमोशनल डिस्ट्रेस बहुत रहे उसकी लाइफ में, उस लेडी की लाइफ में बहुत इमोशनल डिस्ट्रेस रहे। और रिसेंट जो उसका इमोशनल डिस्ट्रेस चल रहा था, वो चल रहा था कि उसको बहुत एंजाइटी है अपने बेटे को लेके, क्योंकि उसका बेटा बाहर पढ़ने गया हुआ है,
और उसका कुछ एग्जाम का परेशानी कुछ हो गया, कुछ दिक्कत हो गया करके, तो वो हर समय उसको लेके एंजाइटी में है। तो उस केस के अंदर भी ये हुआ, फीवर 1 वीक निकल गया, 2 वीक निकल गया, 3 वीक निकल गया, ठीक ही नहीं हो रहा है। अच्छा भाई ठीक है, फीवर बड़ा इंटरमीडिएट टाइप का है, तो ठीक है भाई, उसका सारा स्टेजेस देखो, उसका चिल है क्या, उसका हीट है क्या, उसका स्वेट है क्या, उसमें एपायरेक्सिया का स्टेज है क्या, सारी स्टेजेस के सिम्टम बहुत केयरफुली लेने की कोशिश की, और जब एलिसिट किए तो बहुत अच्छे अच्छे सिम्टम भी मिले केस के अंदर। बताना मैं ये चाहता हूं कि इतनी अच्छी कोशिश के बाद, इतना अच्छा रिपर्टरी करने के बाद, दवा भी बहुत अच्छा लगा कि हाँ इस दवा से फायदा होगा, फायदा हुआ, और केस उसके बाद भी फेल हो गया। पार्शियल इंप्रूवमेंट आया केस के अंदर। सिम्टम जैसे हमको किस तरह के सिम्टम मिले कि पेशेंट के साथ में क्या होता था कि उसको हीट स्टेज पहले आती थी और उसके बाद चिल आती थी। कई बार ये स्टेजेस जो होती हैं, ये भी इनके अंदर भी इनका जो एक होना चाहिए नेचुरल पैरामीटर, जिस तरह का चिल, हीट, स्वेट, ऐसा नहीं मिलता है कुछ केसेस के अंदर। इस केस में भी देखने में आया कि उसके बाद तो कैंट रिपर्टरी में फीवर के चैप्टर में अगर हम देखेंगे तो सक्सेशन ऑफ स्टेजेस मिलता है, और अगर हम बीबीसीआर रिपर्टरी में जाते हैं तो वहां हमको एक चैप्टर मिलता है कंपाउंड फीवर। और कंपाउंड फीवर जो बोनिंगोसन ने दिया है, बीबीसीआर ने दिया है एज इट इज, उठा करके वो रूब्रिक्स को केंट ने लगभग, जो मुझे समझ में आता है, उठा के सीधा एज इट इज कॉपी कर दिया है विद दिस डिफरेंट नेम ऑफ द रूब्रिक, सक्सेशन ऑफ स्टेजेस के अंदर। तो वहां पर ये बड़ा क्लियरली मिला। अब बिल्कुल एक एक सिम्टम हमको जैसे जैसे मिला, उसमें एब्सेंस ऑफ स्वेट था, स्वेट होता ही नहीं था। अगर फीवर उसको तेज हो गया, उसने क्रोसिन खा लिया, ऐसा दवा, स्वेट होता है ना नेचुरली, तब भी स्वेट नहीं हो रहा है उसको, उसको थर्स्ट है ही नहीं। ऑल दी 4 स्टेजेस नो थर्स्ट। ये एक ऐसा सिम्टम था, क्रोसिन खा लिया, नहीं खा लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, कुछ नहीं उसके अंदर। थर्स्टलेसनेस कांस्टेंट है, वीपिंग कांस्टेंट है, सब देखते हुए। और ये वाली सारी मैंने सिम्टम जैसे आपको बताए हुए, कट पल्साटिला, पल्साटिला दिया, फायदा हुआ, रिलैप्स, फायदा हुआ, रिलैप्स। अच्छा भाई ठीक है, गले का दर्द है, यहां भी गले का दर्द है। अच्छा भाई ठीक है, क्या करता है आदमी, गले का दर्द है, चलो भाई ईएनटी वाले साहब को दिखा लो। तो हमने ईएनटी के कंसल्टेंट को दिखाया। पेशेंट ने कहा कि भाई ये मेरे गले में दर्द है सारा, उन्होंने बहुत अच्छे से जांच पड़ताल अपना जैसे भी करते हैं उन्होंने सारा कुछ किया। गले में, कहते गले में कुछ नहीं है जी, आपको वहम हो रहा है, आपको ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लेकिन उन्होंने भी कहा कि भाई जब तक कुछ निकल के सामने ना आए तब तक तो मैं एंटीबायोटिक नहीं खिलाऊंगा। गुड डॉक्टर, वी अप्रिशिएट। लेकिन पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, और 1 वीक निकल गया। अच्छा भाई अब क्या किया जाए? तो वो ईएनटी वाले डॉक्टर ने पेशेंट को सलाह दी कि आप फिजिशियन को कंसल्ट करो। तो मैंने उनको उसी वाले डॉक्टर साहब के पास भेज दिया जिनका मैंने नाम लिया, डॉक्टर पंकज चौधरी। उन्होंने देखते ही कहा भाई ये क्या ले आए, दोबारा से एक और केस भेज दिया आपने, थायराइडाइटिस का देखा नहीं आपने? यहां भी सब एक्यूट थायराइडाइटिस, बट यहां वेट लॉस नहीं था, यहां एपिटाइट का लॉस नहीं था इतना। तो यहां पर थायराटॉक्सिकोसिस अपने आप क्लिनिकली रूल आउट हो गया। इस केस के अंदर भी जब हम जाते हैं, एनामनेसिस में जाते हैं, तो वहां भी वही कॉमन कोल्ड की बातें मिलती हैं। अब फीमेल्स का वर्क भी ऐसा होता है, किचन में गए, खूब गर्मी में काम किया, वापस आ गए, एसी में आके बैठ गए। यू कैन अंडरस्टैंड कैसा होता होगा। तो ये सारी स्टेजेस में जब दोबारा से उस केस को देखा, क्योंकि जो डॉक्टर साहब ने देखा, और अगर सब एक्यूट थायराइडाइटिस है तो उनके ओनली मेडिसिन इज कि आपको इसमें स्टीरॉइड्स देना पड़ेगा। मतलब ये कि वायरस के इफेक्ट के कारण आपका इम्यून ओवर रिएक्ट कर रहा है। तो आपने इस ओवर रिएक्शन, वाइटल फोर्स के इस ओवर रिएक्शन को स्लैप करके चुप, तो वो एक तरह का स्लैपिंग था, केमिकल स्लैपिंग था
स्टीरॉइड से उस केस के अंदर। लेकिन पेशेंट भी समझता है, अब होम्योपैथिक डॉक्टर भी समझता है कि आप स्लैप करके किसी को शायद ओवर्टली रोना नहीं करा सकते, वो अंदर अंदर रोएगा। केस में दोबारा से एनालिसिस को देखा गया तो समझ में आया कि हमने एक चीज उसमें मिस करी। हमने ये मिस किया कि जब हमें क्लियर कट पैथोलॉजिकल एक लीजन मिल रहा है और हमको ये समझ में आ रहा है कि किस जगह सीट ऑफ डिजीज है, हमने उस सीट ऑफ डिजीज को मिस किया। जो एक इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम है, एक वैल्यू ऑफ सिम्टम है, और स्पेशली जो बोनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और बोनिंगसन ने जो सिखाया है वो एक तरह का बिल्कुल प्योरली ऐसा ही है जो हेनमिन कहना चाहते हैं। उन्होंने शब्दों में अच्छे से लिख दिया हेनमिन की बात को। तो सबसे पहला पॉइंट वो यही लिखते हैं कि भी आपने जो पेशेंट का पर्सनैलिटी देखना है, जिसमें उसका फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन और ये सारी बातें आती हैं, और उसके बाद में वो जो 7 पॉइंट दे रखे हैं, क्विज, क्विड और इस तरह की बातें जो हम सभी लोग अपने थियोरेटिकल क्लासेस में पढ़ते हैं, उसमें एक पॉइंट सीट ऑफ डिजीज भी दे रखा है। तो जब मैंने बीवीसीआर रिपर्टरी में उसमें जब थायराइड को सिलेक्ट करके उस रूब्रिक को लगाया तो सडनली पिक्चर चेंज हो गया कलकेरिया काप। अब कलकेरिया काप को जब बहुत अच्छे ढंग से मैथमेटिका से पढ़ा गया तो यह समझ में आया कि पेशेंट तो पूरा का पूरा कलकेरिया काप का है। और जब हम 232 ऑनवर्ड्स के अफोरिज्म्स पढ़ते हैं ऑग्नोन के, तो वहां इंटरमिटेंट फीवर की बात कर रहा है। इंटरमिटेंट फीवर का मतलब हमेशा मलेरिया नहीं होता। ये भी एक तरह का इंटरमिटेंट फीवर था, क्योंकि पेशेंट सुबह बिल्कुल ठीक होता था, नॉर्मल फीवर। तो ये भी एक तरह का इंटरमिटेंट फीवर था जो आफ्टरनून के अंदर बढ़ता था। और उसकी वजह से बहुत सारे फिजिशियंस के दिमाग में हमेशा ऐसे केसेस के लिए टीबी बैठा होता है। तो वो बहुत जल्दी से बहुत हेस्टी डिसीजन करते हैं कि इसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस हो गया है केस के अंदर। तो बहुत से एक दो जो पेट में दर्द हल्का फुल्का जो भी था, चलो जी अल्ट्रासाउंड करा लो, तो अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर ने कहा नहीं भी मेरे को तो लगता है कि टीबी हो गया है। उसको पेट में कुछ मिला नहीं, लेकिन उसके हिसाब से सिम्टम्स के हिसाब से उसको लग रहा था कि टीबी हो गया। वो बहुत कॉमनली आदमी टीबी पे चला जाता है। ऐसा प्रेजेंटेशन लगता नहीं था, कोई वेट लॉस नहीं था, ऐसा कोई खांसी नहीं था, ऐसा वाला कुछ नहीं था। तो हमको ये समझना है कि अगर इंटरमिटेंट फीवर है तो इंटरमिटेंट फीवर में 232 ऑनवर्ड्स जो अफोरिज्म दे रखे हैं, 232 से 244 तक के अफोरिज्म दे रखे हैं, उसमें हमने कुछ बातें तो ठीक फॉलो की कि हमने चारों स्टेजेस को अच्छे से अंडरस्टैंड किया, सिम्टम देखा, कुछ किया। लेकिन एक बात वो कहता है ठीक नहीं हो अगर केस, तो बैकग्राउंड में अब यहां पे माइजम है। अगर किसी केस में इम्यून ओवर रिएक्ट कर रहा है, वाइटल फोर्स गार्ड नहीं कर पा रहा है, तो समझ जाओ कि अंदर सोया हुआ शेर जाग गया माइजम का। अब माइजम की भूख ऐसी है कि वो पूरी पीढ़ियों को निगल जाती है, लेकिन उसकी भूख शांत नहीं होती है, एक्सेप्ट इंडिकेटेड एंटी माइजमेटिक दवा जब तक नहीं मिलेगी। ये बात मुझे समझ में आई कि अगर इसमें ठीक ठाक कोई इंडिकेटेड एंटी माइजमेटिक दवा अगर नहीं पड़ेगी तो कितना भी स्टीरॉयड खिलाओ ठीक नहीं होगा। एक फेज ऑफ स्टीरॉयड इस केस के अंदर दिया गया और पेशेंट ठीक हो गया, लेकिन एक वीक के बाद में कोई और एंजाइटी उसको अपने बेटे के विषय में आ गई, उसी दिन से रिलैप्स हो गया केस। और जब रिलैप्स हुआ तो उसके अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के कुछ अपने अलग क्लिनिकल फीचर्स होते हैं और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के कुछ अलग मॉडर्न पैथोलॉजी के अपने कुछ टेस्ट होते हैं, जिसके अंदर वो हमें सामने आता है। जैसे कि सीआरपी एक टेस्ट है, जैसे ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव इंडिकेट करता है कि कहीं कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस बॉडी में चल रहा है और उसकी वजह से लिवर सीआरपी बनाना शुरू करता है। सेकंड, पहले फेज में इस लेडी के केस में सीआरपी 14 था, 5 होना चाहिए, 5 के नीचे होना चाहिए, 14 था। दोबारा रिलैप्स हुआ तो 28 हो गया। अब सोचो किस तरह से सराउंडिंग
उसके एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस किस तरह के से केस को इन्फ्लुएंस करते हैं कि इंप्रूवमेंट नहीं आया। तो यहां पर दोबारा से फिजिशियन पेशेंट ने दिखाया, उसने कहा नहीं तुमने आपका हमने स्टेरॉइड कम करके बंद करना चाह रहे थे, लेकिन ये तो रिलैप्स हो गया तो हमें दोबारा देना पड़ेगा, करके जो भी कुछ हुआ। यहां पर मैंने उसको पेशेंट को समझाया कि नहीं, वो जो कर रहे हो उनको करने दो, तुम क्या करना चाहते हो मैं इंटरफेयर नहीं कर रहा हूं, मेरी दवा ठीक से खा लो। फिर उस केस में कैलकेरिया काफ शुरू किया, क्योंकि दूसरा दवा चल रहा था। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं सेंटेसिमल स्केल में मैं एल पोटेंसी के अंदर जाऊंगा, क्योंकि सराउंडिंग भी एंजाइटी वाली है। अब सीखने की बात क्या है कि इससे पहले तक पेशेंट का क्या था, मतलब टाइप का सिचुएशन, कपड़े खरीदने चले जाओ, कोई शॉपिंग कर लो, कुछ बना के खिलाते हैं, कुछ मंगा के खिलाते हैं, कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। इतना अंदर से मन का दुख भरा पड़ा था, जो भी सब सिचुएशंस थी उन सबको लेके, पुरानी पुरानी अपनी जो भी तकलीफ की बातें थी उनको याद करना, उनको डिस्कस करना, उनको बार बार कहना, रोना उन पुरानी हुई बातों को याद कर करके, ये सब चल रहा था सिलसिला। कैलकेरिया काब LM1 देने के बाद हमारे सामने चैलेंज होता है ये समझना, भाई फीवर चला गया, ये चला गया, वो चला गया, वो तो उस दवा से चला गया ना। मेरी दवा ने ऐसा एक्स्ट्रा क्या किया जो उनकी दवा में हो ही नहीं सकता है। तो मेरे कैलकेरिया काब देने के बाद पेशेंट के अंदर वो करेज आई कि मेरा अब अपने घर में मन लगता है, अपने घर के कामों में दिल लगता है, मेरे को भी कुछ बना के या बनवा के कुछ खाने को जी चाहता है, मंगा के कुछ खाने को जी चाहता है। मेरे को भी ये होता है मैं अच्छे से तैयार हूं, अच्छे से मंगा करके ये वाले कपड़े खुद से जाके खरीद के मैं पहनूं, इससे मैं फोन पे बात करूं, थोड़ा सा मैं टीवी देखूं, थोड़ा सा मेरे को भजन सुनना है, गाना सुनना है, या कुछ भी ऐसा पिक्चर देखना है। ये जो अपने को खुश रखने के तरीके हैं, एंटरटेनमेंट करने के तरीके, अपने आप को कहीं इस तरह का जिसमें कि मैं कहीं बहल जाए दिल मेरा, हंसी खुशी का जैसा चेहरा हो, वो बातें कल के बाद इस पेशेंट में आ गई। फिर देखने में यह आया कि पेशेंट को एक बहुत पुराना कभी कुछ अर्टिकेरिया रहा था, स्टीरॉइड के चलते उसका अर्टिकेरिया रिलैप्स करा। मतलब सीखने की बात मेरे लिए यह है कि अगर देखा जाए तो अर्टिकेरिया ठीक ना हो रहा हो और किसी भी दवा से एंटी एलर्जी से फायदा ना हो, तो एलोपैथिक नॉर्म्स में वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से स्टेरॉइड दिया जाता है उसको सबसाइड करने के लिए। यहां ऑलरेडी स्टेरॉइड चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी हमारी इंडिकेटेड मेडिसिन देने के बाद में उसको अर्टिकेरिया वापस आया और बड़ा बड़ा बहुत ही सीवियर वापस आया अर्टिकेरिया। और इस तरह का पेशेंट का अपना उसका जो पूरा मेंटल इमोशनल एटीट्यूड है वो बहुत पॉजिटिव हो गया। तो ऐसी उम्मीद हुई कि हाँ, कहीं ना कहीं हम इम्यून के लेवल में, वाइटल फोर्स के लेवल में पेशेंट को ठीक करने की जो कोशिश करना चाह रहे थे वो हो रहा है। हाँ, बहुत खराब बात है कि उसके साथ मेरे फेलियर की वजह से, मेरे लेस अंडरस्टैंडिंग की वजह से, मेरी लेस नॉलेज की वजह से, कि जब जिस स्टेज पे कैलकेरिया का पड़ जाना चाहिए था उसमें डिले हुआ और पेशेंट को मजबूरी में स्टेरॉइड जैसी दवा पे जाना पड़ा, तो उससे उसको कोई तो डैमेज, कोई ना कोई तो टॉक्सिसिटी उसके साथ डेवलप होगी। तो हमारे लिए इतना इनफ नहीं है कि हम डिले करके पेशेंट को देख के कुछ करेंगे, ये हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, होम्योपैथी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरे जैसे क्लिनिकल प्रैक्टिस करने वाले के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत हार्मफुल है टू दी डॉक्टर, टू दी सिस्टम। फिर इस केस में और क्या हो रहा है कि अब स्टेरॉइड शुरू हो गया, 2 दिन स्टेरॉइड लिया, अचानक से पेशेंट अचानक से तड़प के बोलता था मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, और 5 मिनट 7 मिनट दर्द था, अचानक ठीक। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों हुआ। कहीं ना कहीं जो भी एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की सिचुएशन डेवलप हुई थी इस केस के अंदर, कोल्ड वायरस, वो स्टेरॉइड से एक जगह से दब रहा है तो कहीं दूसरी जगह रास्ता खोज रहा है। अब यहां पर देखा तो अब
कुछ तो दवा देना पड़ेगा ना उसको यहाँ पे ठीक करने के लिए, तो वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो दर्द की गोली खा लो। तो यहाँ पे देखा गया अभी क्या आ रहा है, तो पेन सडनली कम्स सडनली गोस में हमको 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट दवाइयां मिलती हैं। कैंट के अंदर जाते हैं जब जनरलिटीज में पेन के चैप्टर में, पेन अपीयर सडनली डिसअपीयर सडनली, एक रूब्रिक ही दे रखा है वहां पर। जो 3 टॉप मोस्ट रेमेडीज दे रखी हैं, 18 दवाइयां दे रखी हैं, उसके अंदर नाइट्रिक एसिड है, उसके अंदर बेलाडोना है। तो कलकेरिया कार्ब चल रहा है। नाउ इमेजिन, हमें कलकेरिया कार्ब के साथ अगर कोई एक्यूट कंडीशन आ रहा है और हमें इंडिकेशन बेलाडोना का मिल रहा है, तो कोई दूसरी दवाई भी है लेकिन यहाँ कलकेरिया कार्ब के साथ बेलाडोना को चूज करना इजी हो जाएगा। बेलाडोना का पहला डोज देते ही जादू की तरह से उसका हेडेक ठीक हो गया। तो मेरे बताने का ये मतलब है कि आप एक फीवर के केसेस में एक टाइमलाइन तय करो कि जिस डे 1 पेशेंट आपके पास आए तो 3rd डे से उसको फायदा होना शुरू होना चाहिए। जो मैंने अपने किसी भी तरह के फीवर के केसेस में सीखा, स्पेशली कोविड के फीवर में मैंने सीखा, अगर केस 5th डे में चला गया है या 5th डे आया है तो वहां आपको केस को थोड़ा और डीपर अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि आप थोड़ी सी उसकी पैथोलॉजिकल साइड को भी अंडरस्टैंड कर लें। अगर जरूरत पड़े तो उसमें जो भी तरह के टेस्ट होते हैं उनका सहारा लेने में कोई बुराई नहीं है। तो ये टाइमलाइन तय कर लेना बहुत जरूरी है फीवर के केस में। और समझ जाओ कि आप अगर 3 दिन में फीवर के केस में